हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 10 एनसीईआरटी का ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चलिए आज इसको स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में जो वर्ड छुपा हुआ है समांतर, समांतर का मतलब क्या हुआ था? समान अंतर। तो आपको जब कुछ टर्म्स इस तरीके से मिले, जैसे हम 2 के टेबल की बात करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अब इन नंबर्स को आप ध्यान से देखिए तो सभी नंबर्स में डिफरेंस कितना है? 2 2 का है। ऑब्वियसली हमने 2 का टेबल लिया है तो डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, 2 होगा। तो जब इस टाइप से कोई नंबर्स अगर हमारे हैं तो वो कैसे होंगे? वो कहलाएंगे हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में। इसका ये मतलब नहीं कि नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 ही हो। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो नंबर्स का डिफरेंस है वो कैसा हो? सेम हो। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल से आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि हम कुछ नेगेटिव नंबर से स्टार्ट करिए। -10 अगर मेरे पास है, -7 है, -4 है, -1 है, इसके बाद 2 है, 5 है, 7 है, 8 है। अब इन नंबर्स को आप ध्यान से देखिए। यहां पर आप नंबर देख रहे हैं स्टार्ट कहां से हो रहा है? -10 से। नेक्स्ट नंबर कितना है? -7, नेक्स्ट नंबर -4। आगे चलते जा रहे हैं तो हमारे नंबर्स नेगेटिव से क्या हो गए? पॉजिटिव। अब आपको ये ध्यान देना है कि हर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैसा है? यहाँ पर सेम है। आप अगले वाले टर्म में से जब उसके पिछले वाले टर्म्स को माइनस करेंगे, जब आप यहाँ देखें सपोज कीजिए कि आप इन दो टर्म्स को चेक करते हैं, -7 इसमें से आप माइनस करेंगे किसे? -10 को। तो क्या होगा आपके पास? -7 और ये हुआ माइनस माइनस प्लस 10, 10 - 7 इक्वल क्या हुआ आपके पास? 3। अगर हम इन दो नंबर्स की बात करें तो लास्ट नंबर हमारा क्या है? 8 है। 8 में से आप 5 को माइनस करते हैं तो क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। मतलब जब हमारे नंबर इस तरीके से एक सीरीज में रखे हों, लिखे हों कि उनके बीच का डिफरेंस, सभी के बीच का डिफरेंस सेम हो, तो उसे आप क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ये नंबर्स हमारे कैसे हो सकते हैं? नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं, रेशनल नंबर के फॉर्म में हो सकते हैं। सिंपली जैसे मैं आपसे कहूं 2, नेक्स्ट नंबर में आपको दे देता हूं कि 2 + √2। उसके बाद में आपको नंबर देता हूं 2 + 2√2। फिर मैं नंबर देता हूं 2 + 3√2। अब आप देख रहे हैं इन सभी नंबर्स के बीच में ये पहले आपका सिंगल नंबर 2 है, सेकंड है 2 + √2 है, यहाँ 2 + 2√2 है, यहाँ पर 2 + 3√2 है। इन सभी नंबर्स पे जब आप डिफरेंस की बात करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा? √2। देखिए 2 + √2 में जब आप इस 2 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बनता है √2। जब आप यहां इन दो नंबर्स को माइनस करें 2 + 3√2, इसमें से आप इस नंबर को माइनस कर रहे हैं, ये हुआ -2 एंड -2√2। तो यहां पर इस 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए और 3√2 में से जब आप 2√2 को माइनस करेंगे तो यहां भी हमारे पास क्या बचेगा? √2। मतलब जब भी हमारे नंबर इस तरीके से इस फॉर्म में होंगे कि इनके बीच के, मतलब हर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, तो उस कंडीशन में आप इसे क्या कहेंगे? ये कहलाएगा हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है नंबर्स, मतलब एपी में है। इसे हम क्या कहते हैं शॉर्टली? एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करेंगे पूरे एक्सरसाइज में? एपी। अब हम बात करते हैं कि एपी में अगर नंबर्स हमारे पास इस तरीके से हैं तो क्या किया जा सकता है, इन पर बात करते हैं। अब मान लीजिए कि कुछ नंबर्स आपको दिए हो। अब इन नंबर्स को मुझे चेक करना है कि ये नंबर एपी में है भी या नहीं है। तो एपी में है या नहीं है चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा? जैसे मेरे पास जो नंबर्स में इसको T1, T2, T3 कहूं, T4 कहूं, ये टर्म के फॉर्म है। मेरा टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 ये नंबर्स हैं। अब अगर मेरे सभी नंबर्स का मतलब अगर मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूं वो, और थर्ड टर्म में से अगर मैं सेकंड टर्म को माइनस करता हूं वो, अगर हमारे पास में सेम आता है, इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि नंबर्स कैसे हैं? एपी में हैं। लेकिन अगर इनका डिफरेंस सेम नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे? नंबर्स एपी में नहीं है। अब मान लीजिए हमें कुछ नंबर दिए हों और हमें उसके आगे का कोई नंबर फाइंड करना है। चलिए इसको लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूं। इसे हम पहले कहेंगे, पहला टर्म कहलाएगा हमारा A1, दूसरे टर्म को कहते हैं हम A2, तीसरे टर्म को आप कहते हैं A3, चौथा टर्म होता है आपका A4, नेक्स्ट टर्म A5। इस तरीके से आप इसको n टर्म तक ले जा सकते हैं। ये हुआ आपका an। अब जो हमारा
हर दो टर्म के बीच में जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। तो जो डी होता है वो क्या होगा हमारे लिए, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, कोई भी आप हर नेक्स्ट नंबर में से उसके पहले वाले नंबर को माइनस करेंगे तो वैल्यू सेम आएगी, तो वो क्या होगा, AP होगा। तो डी की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये तो हुआ आपका a1 या इसे आप a भी लिख सकते हैं। अब आपके a2 की बात करें तो ये फर्स्ट टर्म आपका a हुआ। जो सेकंड नंबर आता है a2 जो आता है, यहाँ पर आप इसमें a में क्या करते हैं, एक d को प्लस कर देते हैं। फिर यहाँ जो नंबर आपके पास आया है इसमें एक और d प्लस कर देते हैं, मतलब आपका हो गया a प्लस 2d हो गया। फोर्थ नंबर का जो टर्म हो गया यहाँ पर आप 3 टाइम d को प्लस करते हैं। इस तरीके से आप d को प्लस कर करके इस सीरीज को लेकर निकाल सकते हैं। अब देखिए कि जब हमें ये फॉर्मेट इजीली मिल ही गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका nth टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म में तो सिंगल ए था, सेकंड टर्म की बात करें, सेकंड टर्म में आप देख रहे हैं कि सेकंड टर्म से एक कम डी भी हमने यूज किया है तो a प्लस डी यूज किया है। यहाँ थर्ड टर्म की बात करें तो 3 से एक कम डी मतलब 2d मैंने यहाँ यूज किया है। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है तो मैं यहाँ इस तरीके से लिखता हूँ a प्लस, मुझे n टर्म निकालना है तो उससे एक कम d, तो n माइनस 1 इंटू डी, ये होगा मेरा n टर्म। तो यही हमारा n टर्म को निकालने का फॉर्मूला है। देखिए कितना इजीली हम इसे लिख सकते हैं, an की वैल्यू क्या होगी आपके पास में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा n टर्म निकालने का तरीका। अभी आपने ये इस तरीके से देखा, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a1 की जगह पर आपने लिख दिया ये a1 हुआ, ये a1 प्लस d हुआ। a2 के लिए आप a2 जो आपने सेकंड टर्म को a1 प्लस d लिखा, थर्ड टर्म को आप क्या लिखेंगे, a2 प्लस d। हर टर्म में आप नेक्स्ट टर्म को प्लस करते जाए, d को प्लस करते जाएंगे, यहाँ हो जाएगा a3 प्लस d। तो इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो भी ये क्या होगा, AP कहलाएगा। अब यहां पर हमने क्या बात करी कि n टर्म क्या होगा। अब हमारे पास अगर n टर्म भी है तो n टर्म का सम भी होगा। तो सम निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है Sn, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, Sn, जो कि हमारा होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको, अगर हमारे पास n टर्म्स में फाइंड मालूम है तो n/2 इंटू 2a, a जो हमारी हर एक का फर्स्ट टर्म होगा, n जितने टर्म्स हैं उस माइनस 1 और d क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको उन सभी टर्म्स का सम मिल जाएगा। और एक और कंडीशन होती है कि मान लीजिए हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारे पास में दिया हो और n की वैल्यू हमें मालूम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला हमारा होगा Sn इक्वल्स n/2। यहां पर हम लिख देते हैं a प्लस l। a जो है हमारा फर्स्ट टर्म के लिए, l जो हमारा लास्ट टर्म के लिए है, और n हमारे टोटल टर्म्स। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम कितना होगा, तो आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं कि आपको मालूम है कि 10 टर्म्स हुए 10/2, फर्स्ट टर्म आपका 1, लास्ट टर्म 10, तो ये हुआ आपके पास 10/2 मतलब 5, और 1 प्लस 10 हुआ 11, तो 11 5 था 55। यानी अगर आप 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्लस करेंगे तो सम कितना आएगा, 55। तो ये था आपका AP का बेस। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके दो फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, ये तीनों फॉर्मूलाज आपके पास होंगे। और अगर आपको d निकालना है तो d के लिए आप क्या यूज करेंगे, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2। हर नेक्स्ट टर्म में से आप उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे तो किसकी वैल्यू निकलेगी, d की वैल्यू निकलेगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को। 5.1 जो आपकी एक्सरसाइज है केवल ये बेसिक है आपके लिए, आपको उसको समझना है। बाकी इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बाकी आप उसको सिर्फ समझ लें तो ओरली कर लेंगे हम इसको। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इनवर्ड मैक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा AP में है और क्यों है, अपन उसको देखें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर टैक्सी का फेयर फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज दिया जाए और हर एडिशनल नंबर के मतलब किलोमीटर के लिए 8 रुपीज बढ़ा दिया जाए, तो क्या ये नंबर जो बनेंगे ये AP में होंगे या नहीं होंगे। चलिए देख लेते हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है, मतलब फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना लगेगा, ये लग गया आपका 15 रुपीज। सेकेंड किलोमीटर में क्या होगा, ये 8 रुपीज इंक्रीज होगा, मतलब 15 प्लस 8 कितना हुआ आपके पास 23 हुआ। फिर थर्ड किलोमीटर में ये और 8 इंक्रीज हो जाएगा, तो 23 प्लस 8 मतलब ये 31 हो गया। तो यहाँ पर आप नॉर्मली देख रहे हैं कि 15 और 23 के बीच हमारे पास 8 का डिफरेंस है, 23 और 31 के बीच में हमारा डिफरेंस कैसा है, 8 का डिफरेंस है। मैंने आपको बताया था कि जब नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमारा सेम होगा तो नंबर्स कैसे होंगे, एपी में होंगे। तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे, दिस इज एन एपी। तो ये एपी हमारा बन रहा है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेकंड क्वेश्चन हमारा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग द सिलेंडर एट अ टाइम। अब एक वैक्यूम पंप की बात कर रहे हैं जिसमें कुछ एयर है और जो उसका पंप है वो क्या करता है, सिलेंडर में से 1/4 A1 उसका फोर्थ पार्ट एयर को क्या करता है, निकाल लेता है। तो हमें बताना है कि ये जो नंबर्स जिस फॉर्म में भी आएगा क्या ये एपी में होगा। चलो एक नंबर के फॉर्म में इमेजिन कर देते हैं कि मान लीजिए कि 80 क्यूबिक मीटर उसमें एयर है। सपोज कीजिए कि हमने फर्स्ट टाइम ले लिया कि 80 क्यूबिक मीटर। अब क्या होगा, 1/4 उसमें से रिमूव कर दीजिए, 80 का 1/4 क्या हुआ 20, है ना। तो ये हुआ आपके पास 20। अब 80 में से आपने 20 रिमूव कर दिया तो ये कितना बचा नंबर आपके पास आ गया 60। मतलब फर्स्ट टाइम आपका नंबर था 80, सेकंड टाइम नंबर हो गया आपके पास 60। अब अगेन 60 का 1/4 आप रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका 15। अब आप जब यहाँ पर 60 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 45। अब बिल्कुल कितना आसानी से आप समझ पा रहे हैं कि 80 और 60 के बीच 20 का डिफरेंस है, लेकिन 60 और 45 के बीच डिफरेंस कैसा है, 15 का है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि नंबर्स कैसे होते जा रहे हैं, ये हमारे चेंज होते जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, मतलब नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैसा है, चेंज है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये एपी नहीं है। दिस इज नॉट एन एपी। थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन द कॉस्ट रुपीज 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब जो फर्स्ट मीटर अगर कुआं खुदवा रहे हैं तो उस कुआं खुदवाने का चार्ज उनको कितना देना है, 150 रुपीज देना है। और जितना आगे बढ़ाते जाएंगे मतलब 1 मीटर और इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपीज इंक्रीज होगा। 1 मीटर और इंक्रीज करेंगे 50 इंक्रीज होगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइम चार्ज कितना लगा, 150 लगा। सेकंड टाइम आपने क्या किया, 150 प्लस 50 कर दिया, ये हो गया आपका 200। मतलब 1 मीटर का चार्ज हुआ, ये 2 मीटर में चार्ज कितना हो गया, 200 हो गया। 3 मीटर के चार्ज की बात करें तो इसमें क्या हो गया, 250 और इंक्रीज कर दीजिए, कितना हो गया 250 हो गया। फोर्थ मीटर की बात करें तो फोर्थ मीटर में चार्ज कितना हो गया, 250 प्लस 50 मतलब 300। तो आप यहाँ पर इजीली देख रहे हैं कि सभी नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैसा है, 50 है, सेम है। इस कंडीशन में ये क्या होगा, एपी होगा, है ना। ये हमारे टर्म्स कैसे होंगे, एपी होंगे। तो ये आपको इमेजिन करना है, इसको आपको समझना है। नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है ओरली कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 is deposited compounded interest at 8% per annum। अब यहाँ पर आपको एक बहुत सिंपल सी चीज देखना है, ये एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस समझे। मान लीजिए कि आपने किसी को मंथली 10% के रेट पर आपने किसी को 100 रुपए दे दिए हैं। अब उस कंडीशन में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 रुपए आपने उसको दिए हुए हैं। अब बंदा अगर आपको 1 मंथ में उसको रिटर्न कर देता है तो उस कंडीशन में आप उसको चार्ज कितना लेंगे, 10 रुपीज लेंगे। तो आप यहाँ पर वो आपको कितना पे करेगा, 110। किसी कारणवश अगर वो आपको नहीं पे कर पाया तो क्या होगा, 1 महीना और रखेगा तो उस 100 रुपए पे उसका ब्याज कितना लगेगा, 10 रुपीज फिर लग जाएगा। तो वो जो आपका पिछली बार का 100 था, 110 था, उस पर आपके 10 इंक्रीज हो गए तो ये हो गया आपके पास 120। और किसी कारण से नहीं दे पाया तो फिर 10 रुपीज बढ़ेंगे तो क्या होगा, 120 प्लस 10 कुछ क्या होगा, 130। मतलब जब हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चार्ज कैसा बढ़ता है, सेम बढ़ता है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो क्या होता है,
इसको इसी तरीके से समझे, मान लीजिए आपने इसको 100 रुपए दिए हैं 1 मंथ के लिए, तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, इसका चार्ज उसको 10 रुपीज देगा तो 110 होगा। मान लीजिए उसने उसको पे नहीं कर पाया, तो अब क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में कि बंदे के पास आपके पास ऑलरेडी 100 रुपए उसके जमा थे, 10 रुपीज इंटरेस्ट के भी हो गए, मतलब वो आपसे जो नेक्स्ट टाइम ब्याज लेगा वो कितने पे लेगा, 110 पर लेगा। तो 110 का ब्याज कितना हो गया, 11 रुपीज हो गया। तो यहाँ पर 110 पर आप 11 रुपीज का जो ब्याज लगेगा तो कितना हो गया, 121। नेक्स्ट टाइम जो होगा ये 121 पे लगेगा, तो वो आपके पास ब्याज कितना हो जाएगा, 12.10 जो भी समथिंग लग रहा हो हमारे रेट। तो उस कंडीशन में ये क्या हो रहा है, लगातार हर बार क्या हो रहा है, इस नंबर में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि अगर हम 10,000 डिपॉजिट करते हैं और उसको कैसे करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर जमा करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट भी कैसा होगा, हर बार डिफरेंट होगा, मतलब वो सेम नहीं आएगा, तो ये एपी नहीं होगा। तो हमारा फोर्थ वाले पार्ट का आंसर क्या होगा, नॉट एन एपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम को हम देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट सम कह रहा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एन एपी व्हेन द टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस दी आर गिवन। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है क्या है, ए की वैल्यू -10, ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू भी 10 है, सॉरी ए इक्वल्स 10 है, डी इक्वल्स भी 10 है। तो अगर हम E2 की बात करें तो E2 क्या होता है, a प्लस डी होता है, तो ये हो गया आपके पास में 10 प्लस 10 मतलब 20। A3 की बात करें तो A3 का होगा, मैंने भी आपको बताया था कि A2 में भी प्लस करना होगा, तो 20 प्लस 10 इक्वल्स 30। A4 की बात करें तो A4 क्या होगा, A3 प्लस डी मतलब 30 प्लस 10, ये होगा हमारे पास 40। अगर हम A5 की बात करें तो ये कितना होगा, A4 प्लस डी मतलब 40 प्लस 10 यानी 50। तो हर बार में आप क्या करते हैं कि जो पिछला टर्म था उसमें डी की वैल्यू को प्लस कर देते हैं, तो आपका नेक्स्ट टर्म आता है। तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट पार्ट आपका, यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 10, डी की वैल्यू कितनी थी 10। अब मान लीजिए कि चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास में ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है -1.25 और डी की वैल्यू है -0.25। तो A2 की बात करें, A2 क्या होगा, a प्लस डी मतलब -1.25 प्लस, जब आप इसे नंबर को प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो ये हो गया आपके पास -0.25। इनको दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा 1.50, और वो भी कैसे साथ माइनस साइन के साथ। A3 निकालेंगे तो A3 कैसा होगा, A2 प्लस डी मतलब -1.50 माइनस अगेन 0.25, तो ये होगा आपका -1.75। A4 की बात करें तो ये क्या होगा, A3 में डी प्लस करना पड़ेगा, तो -1.75 में, और आपने डी की वैल्यू -0.25 को प्लस कर दिया, तो ये हुआ आपके पास में -1.75 0.25 को प्लस किया तो कितना आ गया 2 -2.00। अगर आपको डेसिमल के एडिशन में कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमारी वीडियो देखें डेसिमल, इसमें आपको डेसिमल तो क्लियर होगा। चलिए अगर हम इसके फिफ्थ पार्ट की बात करें, A5 तो क्या होगा, A4 प्लस डी मतलब -2.00 और यहाँ पर हो गया -0.25, ये हो गया -2.25। तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा फिफ्थ टर्म होगा, मतलब यार नेक्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड कर ली। तो इस तरीके से आप इन सम्स को फाइंड कर सकते हैं। चलिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सेकंड सम के बाकी पार्ट्स को आप इस तरीके से चेक कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉरी। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 -3। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ए की वैल्यू क्या हो गई 3, और डी निकालने के लिए हमारा तरीका क्या था, A2 -A1 या A3 -A2 कर दीजिए। तो
चलिए मैं A3 माइनस E2 कर रहा हूँ यहाँ पर, तो क्या होगा ये -1 माइनस, अब E2 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, इन दोनों नंबर्स को मैं प्लस करूंगा, क्या आएगा माइनस का 2 आएगा। चलिए इनको करके देखें, तो यहाँ पर अगर मैं करता हूँ तो क्या होगा, ये मैंने A3 माइनस E2 निकाला है, अगर मैं E2 माइनस E1 निकालता हूँ तो देखिए क्या आता है, E2 माइनस E1 जब मैं करूंगा तो 1 माइनस 3, मतलब वो भी क्या होगा -2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, D निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास A की वैल्यू और D की वैल्यू। इसका और एक पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। चलिए थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो यहाँ तो A तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है 1/3 है। D निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर दीजिए, तो ये हो गया 5/3 माइनस 1/3। ऐसे 3 और 3 का क्या होगा 3, 3 1 जा 3 1 5 जा 5, 3 1 जा 3 1 1 जा 1, 5 माइनस 1 मतलब 4/3। तो ये हुआ आपका डिफरेंस। अगर हम इसका फोर्थ पार्ट देखें, क्या है आपके पास 0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, 2.8 एंड इसके बाद आपके पास 3.9। तो यहाँ पर A की वैल्यू आपको क्लियर दिखाई दे रही है 0.6। D की बात करें तो A2 माइनस A1, तो क्या होगा D हमारे पास 1.7 माइनस 0.6, तो ये हुआ हमारे पास 1.1। D की वैल्यू क्या होगी 1.1। तो इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, और D निकालने के लिए आप क्या करते हैं, किसी भी टर्म में से उसके पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए, तो ये हमारे पास D की वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आपको यहां बताना है कि which of the following APs, if they form AP, find the common difference D and write 3 more terms। आपको अगर AP में है तो उस कंडीशन का कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और पहले चेक करना है कि AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के और हमें अगले 3 टर्म निकालना है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन। जैसे ये इक्वेशन नंबर का सेकंड पार्ट में ले रहा हूं, यहाँ पर 2 है 5/2 और 3 7/2। तो यहां पर मैं देखूं कि अगर मैं इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूं, मतलब A2 माइनस A1 अगर मैं करूं तो 5/2 माइनस 2, ऐसे मेरे पास 2 आएगा, यहाँ होगा 5 माइनस 2 टू द 4, ये आ रहा है मेरे पास 1/4। अगर मैं A3 माइनस A2 चेक करना चाहूं तो क्या होगा 3 माइनस 5/2, ऐसे मेरे पास होगा 2, यहाँ पर 2 3 6 माइनस 5, सॉरी 1/2 है मेरे पास, और यहाँ भी क्या आ रहा है 1/2। तो मतलब यहाँ पर A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, A3 माइनस A2 के इक्वल है। तो ये क्या होगा हमारा कॉमन डिफरेंस, इस कंडीशन में ये AP बनेगी, और जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 1/2। तो अब ये AP हमारे पास में है, तो चलिए हम इसको नेक्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। हमारे पास 4 टर्म दिए हुए हैं, A5 निकालें, तो A5 क्या हुआ A4 प्लस D, मतलब 7/2 में आप प्लस कर दीजिए 1/2 को, ऐसे हम आपके पास 2 7 प्लस 1/2 मतलब 8/2 यानी कि 4। A6 की बात करें तो A6 क्या होगा A5 प्लस D, तो A5 प्लस D हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हुआ हमारे पास 4 प्लस 1/2, ऐसे में क्या होगा 2, ये हुआ आपके पास 8 प्लस 1 तो 9/2। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें A7 की बात करें, A7 क्या होगा A प्लस 6D, सॉरी या चलिए A प्लस 6D इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ कि A6 प्लस D। तो A6 मेरे पास क्या आया था 9/2 आया था, इसमें मैं D की वैल्यू प्लस कर दूं अगेन 1/2, तो ये हुआ आपके पास 9 प्लस 1/2 मतलब 10/2 यानी कि 5। तो इस तरीके से आप इसके आगे के टर्म्स को निकाल सकते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसका फोर्थ पार्ट देखें तो जरूर वाला है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन दिखाई देता है। ये है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2 और 3 प्लस 3 √2।
यहां पर आप देखें कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें, a2 माइनस जब a1 करते हैं तो ये होगा आपका 3 प्लस रूट टू माइनस 3, तो ये वैल्यू आपके पास होगी रूट टू। अगर आप a3 माइनस e2 करते हैं तो क्या होगा 3 प्लस 2 रूट टू माइनस, यहाँ पर आप a2 की वैल्यू प्लस करेंगे 3 प्लस रूट टू जो कि माइनस होगी, क्या होगी माइनस 3 माइनस रूट टू, और 3 से 3 तो कैंसिल, और 2 रूट टू में तो रूट टू माइनस होता है, यहाँ बचेगा 1 रूट टू, मतलब जिसे हम क्या लिखते हैं सिर्फ रूट टू। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वैल्यूज कैसी है, जो d की वैल्यू मतलब हमारे पास जो मिली a3 माइनस a2 का है या a1 माइनस a2 का है, a2 माइनस a1 का है, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई रूट टू। अब हमारे को इसका नेक्स्ट टर्म निकालना है, a5 निकालना है, तो a5 निकालने के लिए क्या करेंगे a4 प्लस d यानी कि 3 प्लस 3 रूट टू जो था इसमें रूट टू को और प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया आपके पास 3 प्लस 4 रूट टू। फिर a6 क्या होगा, a6 होगा हमारा a5 प्लस d मतलब 4 रूट टू प्लस रूट टू, ये होगा आपके पास 5 रूट टू। इसी तरीके से a7 जो निकलेगा क्या होगा a6 प्लस d मतलब 5 रूट टू प्लस अगेन रूट टू, ये होगा हमारे पास, ओह सॉरी ये मेरे पास था a5 की वैल्यू थी 3 प्लस 4 रूट टू, 3 प्लस 4 रूट टू, तो ये हुआ मेरे पास 3 प्लस 5 रूट टू, और ये 3 प्लस 5 रूट टू, तो ये हुआ मेरे पास 3 प्लस 6 रूट टू। ये 3 इसके साथ प्लस में चल रहा है, मैं उसे भूल गया था। तो इस तरीके से ये नंबर्स हमारे नेक्स्ट टर्म्स फाइंड कर सकते हैं आप इसे। कुछ देखिए मैं आपको इसका 9th पार्ट बताता हूं। 9th पार्ट देखें आप, इसका पार्ट कैसा है 1 3 9 27 1 3 9 27। यहां पर आप इन नंबर्स को देखें तो 1 का मल्टीपल 1 इंटू 3 होता है 3, 3 इंटू 3 होता है 9, 9 इंटू 3 होता है 27, मतलब ये सब नंबर्स प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जबकि हमें क्या चाहिए डिफरेंस। अगर हम बात करें कि a2 माइनस a1 की बात करें तो क्या होगा 3 माइनस 1 जो कि होगा 2, और इसी तरीके से a3 माइनस a2 की बात करें तो क्या होगा 9 माइनस 3 जो कि होगा 6। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि a3 माइनस a2 जो है वो कैसा है, इक्वल नहीं है किसके a2 माइनस a1 के। तो इस कंडीशन में क्या है ये AP नहीं है, जब AP नहीं है तो हमारे पास हमें नेक्स्ट टर्म निकालने की जरूरत नहीं होगी। चलिए तो इस तरीके से आप इस के बाकी क्वेश्चंस को करेंगे, सभी क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी एपी का एन टर्म कैसे फाइंड किया जाता है और उनका सम कैसे फाइंड किया जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।